स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, देवबंद आंदोलन आदि के बारे में चर्चा किया था। आज हम आपको भारत में उपनिवेश के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में उपनिवेशवाद कैसे आया, इसके कितने चरण हुए आदि के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत में उपनिवेश आज का टॉपिक है दोस्त। तो रजनी पाम दत्त ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया टुडे। इसमें उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। रजनी पाम दत्त ने उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए हैं। भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण हैं। जो प्रथम चरण है 1757 की प्लासी की युद्ध से शुरू होता है 1813 के युद्ध तक। इसे वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं। इन्हें वाणिज्यिक पूंजीवाद कहा गया, यह इसका प्रथम चरण है। दूसरा चरण है 1813 से 1857 की क्रांति तक। इस उपनिवेश का दूसरा चरण माना जाता है। इसे औद्योगिक पूंजीवाद कहा गया। तीसरा चरण है 1857 से यानी क्रांति से 1947 तक यानी आज़ादी तक। इसको वित्तीय पूंजीवाद कहा गया। इस प्रकार हमने देखा भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण है। जो रजनी पाम दत्त ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया टुडे, इसमें उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। अब प्रथम चरण पर चर्चा करते हैं। प्रथम चरण एक वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण था, जो 1757 से 1813 ईस्वी तक चला था। 1813 ईस्वी तक इसको माना जाता है। व्यापार पर एकाधिकार करना इसका उद्देश्य था। जो वाणिज्यिक पूंजीवाद है, इसका उद्देश्य है व्यापार पर एकाधिकार, यानी सभी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं इनको सीमित कर दिया। जैसे इन्होंने बेदरा के युद्ध में डच को पराजित कर दिए, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिए। इस तरह से अंग्रेजी जो कंपनी है इसका पूरी तरह से छत्र छाया राज्य हो गया पूरी जगह। और जो कंपनियां थी उनको पूरी तरह से प्रतिद्वंदी कंपनियों को सीमित कर दिया, एक जगह समेट दिया। उसके बाद भारतीय राजस्व पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे 1757 में प्लासी के युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि जगह की दीवानी तथा राजस्व कार्य इनको पूरा मिल गया। भारतीय राजस्व से व्यापार करने लगे। जब उसको पैसा मिलने लगा, जब हर जगह जगह की दीवानी मिली तो उनको कुछ पैसा मिला भारतीयों से, तो भारतीय राजस्व से व्यापार करने लगे। और दूध शासन प्रणाली भी शुरू की थी। हमने दोस्तों बताया था दूध शासन प्रणाली। बंगाल में एक कंपनी के हाथ में, दूसरा निजाम को जो वहाँ के नवाब थे उसको देखते थे। इनके पास कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इनका पूर्ण दायित्व था। और दूसरी तरफ थी कंपनी के पास पूरे अधिकार दिए गए थे, लेकिन इनका कोई दायित्व नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ये अधिकार तो पूरे थे, लेकिन इनका दायित्व हटा दिया गया था इनके ऊपर से। अब पूरा दायित्व नवाब के ऊपर सौंप दिया गया था। पिछले वीडियो में अगर आप दूध शासन के बारे में नहीं देखे हैं दोस्त, तो पहले आप दूध शासन प्रणाली को देख लेना। और आज एक बार फिर से दूध शासन प्रणाली की जो क्लास है उसको पुनः एक बार आप रिपीट कर लेना। उसके बाद और इन वाणिज्यिक पूंजीवाद के उद्देश्य है, जैसे भू राजस्व नीतियाँ, जैसे इसके उदाहरण हैं अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी आदि जो नीतियाँ इन्होंने लागू की थी, ये भी वाणिज्यिक पूंजीवाद से संबंधित है, जो कहीं न कहीं बढ़ावा दिया। भारत में अधिकतम लाभ, ये भारत से बहुत तरह से व्यापार से लाभ कमाए। भारत में व्यापार से अधिकतम लाभ इनको मिला। जैसे एकाधिकार, राजनीतिक हस्तक्षेप, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर नियंत्रण आदि के द्वारा इनका व्यापार से अधिक मुनाफा हुआ, बहुत आर्थिक लाभ हुआ। यह लाभ व्यापारिक लाभ कहलाया। और इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू किए थे। जैसे युद्ध करते थे, संधि भी करते थे। जैसे प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, मैसूर के साथ युद्ध, मराठों के साथ युद्ध। मराठा, मैसूर, बक्सर, प्लासी आदि के युद्ध के बाद इन्होंने सभी के साथ संधि करते थे।
संधि के माध्यम से अपने आप को मजबूत करते चले गए और एक बड़ी सेना तैयार की। भारतीय खर्चे पर एक बहुत बड़ी सेना तैयार की थी और सहायक संधि भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार यह पहला चरण था दोस्तों, जो वाणिज्यिक पूंजीवाद है। आइए दूसरे चरण पर चर्चा करते हैं दोस्त। द्वितीय चरण एक औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है, जो 1813 से 1857 तक माना जाता है इसका कार्यकाल। यह एक औद्योगिक पूंजीवाद का समय था। इससे पहले बताते हैं यूरोप में इसका पुनर्जागरण हुआ था। पूंजीवाद का जो औद्योगिक पूंजीवाद है, इसका पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था। तर्क विज्ञान मानवतावादी अधिकार के माध्यम से औद्योगिकरण के बाद मशीन युग आया और इससे औद्योगिकरण से जो परिणाम यह निकला, जो तैयार माल की अधिकता थी 1750-60 तक, तो माल खपत नहीं हो पा रहा था, तो एक बाजार की आवश्यकता पड़ी तथा कच्चे माल की आवश्यकता थी। कंपनी दबाव बनाती थी और 1813 में यह एकाधिकार इसलिए समाप्त हो गया था। तो औद्योगिक पूंजीवाद 1857 तक माना जाता है। तो इसके विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई 1750-60 ईस्वी में, वो जिससे मशीनी उद्योग लगे और अत्यधिक माल तैयार हुआ। जब अत्यधिक माल तैयार हुआ तो खपत उसकी नहीं हो रही थी, तो एक बाजार की आवश्यकता हुई और कच्चा माल की आवश्यकता थी। 1813 में एक एक्ट पारित किया गया और चाय चीन के अलावा कंपनी के एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके दूसरा उद्देश्य है राजनीतिक अधिकरण। ये युद्ध किए गए इसके द्वारा, और जैसे आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ईस्वी में होता है। आंग्ल सिख युद्ध हुए दो, जैसे 1845-46 में, इस समय था लॉर्ड हार्डिंग, और 1848-49 में था लॉर्ड डलहौजी। इनके साथ इन्होंने युद्ध किए। इसके द्वारा विपकद का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। जैसे इसके उदाहरण है सतारा, संभलपुर, जैतपुर आदि जगह। और एक उद्देश्य जैसे उसके बाद दोस्तों कच्चा माल प्राप्त के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण देखते हैं। नकदी फसलों के उत्पादों पर जोर दिया गया। नील, चाय, कॉफी, रबड़, अफीम, रेशम, जूट आदि। दोस्त जब नकदी फसलों पर जोर दिया गया तो इसके परिणाम क्या निकलते हैं? ददनी प्रथा को बढ़ावा मिला। ददनी एक ऐसी प्रथा जिसे पहले पैसा देना होता था कि ये चीज़ मुझे ही देना है। ऐसे कुछ सामान के बारे में सौदा कर लेते थे, पैसा दे देते पहले कि ये सामान मुझे ही चाहिए ये चीज़। यही एक ददनी प्रथा है। नील की खेती के लिए तिनकठिया व्यवस्था अपनाई गई। उसके बाद दोस्तों बोला गया कि तीसरी भाग पर, यानी 1/3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य हुआ और इसको नगदीकरण कर दिया गया। इसका नगदीकरण किया कृषि का, जिससे पतन हो गया और लोग गरीब होते चले गए। अब देखते हैं दोस्तों, भारत को अब तैयार माल का आयातक बनाया गया, एक बाजार बनाया गया। जो ब्रिटेन का सामान सस्ता है, ब्रिटेन के तैयार माल से भारतीय बाजार को भर दिया गया, क्योंकि जब भर दिया गया तो राजनीतिक रूप से भारत के व्यापार का पतन हो गया। ब्रिटेन के सामान पर कम टैक्स लगाते थे, जैसे 2.5 से 3.5%, और भारतीय माल पर कर 15 से 20-50% तक लगाते थे दोस्त। इसलिए भारतीय उद्योगों का पूरी तरह से पतन होना शुरू हो गया। आगे चलकर संसाधनों का विकास किया, जैसे मानव संसाधन के अंतर्गत नई शिक्षा नीति लागू की गई, जो अंग्रेजी शिक्षा थी। न्याय प्रणाली विकसित की गई, जो समाज सुधार किया। जो भारत में क्लर्क उत्पन्न किए और कस्टमर उत्पन्न किए, दोनों की सहायता से ही यह न्याय प्रणाली विकसित की गई। यातायात के साधन जैसे रेलवे का विकास किया गया। इसके माध्यम से कच्चा माल दूसरे देशों से एक दूसरे स्थान से बंदरगाह तक इसको ले जाया जाता था। सड़कें विकसित की गई,
तैयार माल बंदरगाह तक आंतरिक बाहरी आराम से पहुंच जाते थे। इस प्रकार से संचार का साधन विकसित किया गया, जैसे डाक कार का विकास। अब इसके परिणाम देखते हैं दोस्त। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दिखाई पड़ते थे, और जैसे 1857 की क्रांति के दौरान यह परिणाम देखने को मिला। एक नोट देख लेते हैं, जैसे कृषि का वर्गीकरण किया गया। इस प्रकार से कृषि का वर्गीकरण हो गया दोस्त। इसके बाद आइए हम तृतीय चरण के बारे में चर्चा करते हैं, जो वित्तीय पूंजीवाद से संबंधित है, जो 1857 से 1947 तक माना जाता है। इसकी कुछ दशाएं हैं, जैसे भारत जैसे उपनिवेशों से ब्रिटेन के व्यापारियों ने अत्यधिक धन कमाया, क्योंकि बाजार के रूप में था। इससे व्यापारियों ने अत्यधिक धन कमाया, अत्यधिक पूंजी का सृजन किया, इससे एक निवेश करने की आवश्यकता हुई। तो यूरोप में अत्यधिक औद्योगिकरण हो चुका था और श्रमिक जागरूक हो गए थे, जिससे निवेश करने की आवश्यकता बढ़ी। अब भारत में क्या था? अब भारत को आवश्यकता है, सस्ता श्रम भी है और उचित राजनीतिक दशाएं भी है, तो यहीं पर ही यहाँ इनका औद्योगिकरण किया गया। अब निवेश के बारे में देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों से प्रतिद्वंदिता ना हो ऐसे क्षेत्र चुने गए। जो और यूरोपीय कंपनी थी, डच, फ्रांसीसी, इनसे इनकी प्रतिद्वंदिता लड़ाई ना हो ऐसे क्षेत्र चुने गए। रेलवे में निवेश 5% लाभ की गारंटी के साथ किया गया, जैसे कच्चा माल सप्लाई और सैनिक आवागमन, तैयार माल का आवागमन आदि का इन्होंने लाभांश के साथ कार्य करना शुरू किया। बागान लगाए, जैसे कॉफी, चाय, रबड़ आदि के बागान लगाए गए। सिंचाई के साधन, जिसे सिंचाई के लिए गारंटी नहीं थी और पूरा भार किसान पर पड़ता चला गया। बैंकिंग व्यवस्था की गई, बीमा क्षेत्र में निवेश किया गया। इस तरह से पूंजीवाद का पूंजीवाद होता गया, फैलता गया। सार्वजनिक ऋण के रूप में, जैसे सार्वजनिक ऋण बढ़ गया। 1858 में कंपनी का अंत में लगभग 8 करोड़ पाउंड का ऋण था और 1939 आते आते 88 करोड़ से अधिक हो गया। इसका परिणाम था धन का बहिर्गमन। इस तरह से यह तीसरा चरण है वित्तीय पूंजीवाद का। तो दोस्त, यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगता तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना दोस्तों, जिससे